इस तरफ, मतलब वो हमें काउंटर पॉलिसीज क्यों नहीं नजर आ रही हैं? देखिए जी, अगर जा भी रहा है तो इफेक्टिव काउंटर पॉलिसीज क्यों नहीं नजर आ रही हैं हमें? देखिए हमें बड़े गार्डेड वे में यहाँ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए एक तो हमें प्लस पॉइंट इस हुकूमत को देना चाहिए कि आप और हम थोड़ा सा अपने यानी मेंटल एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि एक डर वाला आंसर जो है उसमें कुछ कमी है, तो लेट अस अप्रिशिएट दैट फैक्ट। अब अगर थोड़ी देर के हम ये कहें कि वहाँ पे उस तनाजुर में जहाँ पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत है, इट्स अ गोल्ड माइन फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस गोल्ड माइन से हाथ अपने उठाना चाहता है तो उसकी इब्तदा शुरू हो चुकी है कांग्रेस में डिस्कशन से। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम वापस जाएं कि क्या हम इस सारे डैमेजेस को वापस जो है किसी तरीके से कॉम्पनसेशन वाले हाशिए में लाकर कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी हमारे पास गुंजाइश है। वहाँ दो किस्म की बातें हो रही हैं। एक तरफ पॉलिटिशियन कहते हैं कि एजेंसीज जो है वो लोगों को मार रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी बातें थर्ड पार्टी इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि वो इसलिए मारते हैं कि ये उनके आदमी मारते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक जंग है माबैन दो सोचों के। मगर इसमें गो जो है नहीं बन सकते। देखें, मेरे अपने ख्याल में कि हम अगर थोड़ी देर के लिए ये कहें कि सारे बलूचिस्तान के लोग प्रो पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, अगर इस अक्यूमेन को सामने रखकर अगर बलूचिस्तान के मसले हल करने की कोशिश करें, मेरे अपने ख्याल में बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। अंजुम भाई, आई वॉज ए स्टूडेंट इन ईस्ट पाकिस्तान। मुझे कभी ये बात जो है समझ में नहीं आ रही थी कि इन 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट हुई उसमें हमने मेजॉरिटी प्रेफर टू सुसीड। दुनिया में कहीं पे भी मेजॉरिटी ने अलहदगी हासिल नहीं की है। माइनॉरिटीज मेजॉरिटी के मजालिम की शिकार रही हैं और वहाँ पे सेसिशंस होती थी। पाकिस्तान इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। हमें अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, मगर उस ज़माने में भी इस किस्म की डिस्कशन जब हम स्टूडेंट होते थे वहाँ पे तो होती थी। मुझे ये बताएं कि आज तो बलूचिस्तान के बारे में स्टेट डिपार्टमेंट बातें कर रहा है। पुरानी अखबारें और तराशे खोलें, ईस्ट तिमोर वहीं से शुरू हुआ था, और आखिर में जब ईस्ट तिमोर के ऊपर प्रेशर आया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान किस प्रेशर को नहीं ले रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के और मैं कहूँगा कि अमेरिका के अलाइज के हर प्रेशर को ऑन कर रहा है। हर प्रेशर जो है, अगर आप चाहें तो पंजाब में जहाँ पे हम कहते हैं कि वो तख्ते लाहौर और ये वो तक उन लोगों को छोड़ देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं जो कातिल होते हैं, आपके सामने हैं। मुझे बताएं कि थोड़ी देर के लिए वहाँ हम कहें कि एक हुकूमत दूसरी थी, चले प्रोविंस में दूसरी थी, मगर फेडरल में एक और हुकूमत थी। मुझे बताएं कि हमारे पर उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि आज हम IMF के रिव्यूज के वजह से आप यकीन करें मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी ऐसी गुंजाइश पैदा करने के लिए तैयार नहीं है जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सहारा दे। जो हमारा जो थिंक टैंक है, जो इकोनॉमिक थिंक टैंक है, वो कहाँ है? मैं तो यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ आपसे कि इन द यस्टर ईयर्स हम देखते थे कि सियासी पार्टियाँ जो होती थी उनके पास उनका मंशूर होता था, उसके बाद उनके पास फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते थे उसी पार्टी में, इकोनॉमिक विंग भी होता था जो इक्तिसादी पॉलिसियाँ, कि अगर हमारी पार्टी बरसर इख्तियार आई तो हमारी इक्तिसादी पॉलिसी ये होगी। अब कहाँ होता है? अब तो आपको वहाँ से अमेरिका से ही नॉमिनेट कर दिया जाता है एक बंदा कि ये आपका फाइनेंसेस चलाएगा, मिनिस्ट्री चलाएगा। तो ओरिजिनल थिंकर कहाँ है हमारे पास? थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक इंडिपेंडेंट आ रहा या एक इस ग्रुप की बातें करूं जिनका ये ख्याल है, जिसके साथ मैं भी मुंसलिक हूँ, कि आप जितना इन्हिसार करेंगे बैरूनी इमदाद के ऊपर और अपनी इकोनॉमी की वीकनेसेस को सेल्फ रिलायंस के बजाय आप IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक के प्रोग्राम, बजट में डेफिसिट फाइनेंसिंग की गुंजाइश, आप उससे ज़्यादा जो है आपकी पॉलिटिकल जो आपकी डायरेक्शन है उसमें डिक्टेशन करने की गुंजाइश बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर आपने कहा पाकिस्तान में एक भी फाइनेंस मिनिस्टर हमारा स्टेक होल्डर नहीं है, दे आर डोनेटेड, डोनेशन में आते हैं। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक के चीफ्स डोनेशंस में आते हैं। माई शमशादा तबाह कर इस मुल्क को चली गई। मुझे ये बताएं कि आज वर्ल्ड बैंक के एक डेस्क में नाकारा बेकार बैठी हैं, आप जाके वेरीफाई करें। एक वो औरत जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत उसने सर्विस की, वापस एशियन डेवलपमेंट बैंक में गई, उनकी कंडीशनैलिटीज की उसने क्या की, पासदारी की। शी वॉज एजेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड प्रोग्राम। उसके बाद वापस वहां गई, वहां से वर्ल्ड बैंक में उसको भेजा गया
कि हाँ जी खातून है, क्योंकि इसने बड़ी हमारी खिदमत की पाकिस्तान में, अब इसको वर्ल्ड बैंक में, मिडिल ईस्ट में बनाया जाए इंचार्ज। और आज आप जाके पूछें, वहां से भी उसको निकाल दिया है। क्योंकि आप देखें ये सब यूजेबल कमोडिटीज हैं, ये वन टाइम तो यूज हो सकते हैं, हर वक्त रिकरिंग यूज इनका कोई नहीं है। अब आज आप देखें हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर कहां से आए हैं? डोनेशन में आए हैं। जब आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और प्लस फाइनेंस मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ डोनेशंस में आते रहे हैं। जहाज खड़ा है वहां से पता नहीं कहां से एक साहब चल के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं आपके। आप देखें कि आपके पास शौकत अजीज एक डोनेटेड आपके पास आया, कौन? आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका वजीर आजम बना। अकाउंटेबिलिटी क्या है? आज कहीं पे दूर दूर यूट्यूबों में आप उसको तलाश करते फिर रहे हैं कि वो है कहां पे। आज अकाउंटेबिलिटी यह है कि उसके किए गए जो भी चीजें थी, अच्छी या बुरी, ही स्टैंड्स अकाउंटेबल। मगर मेरा ख्याल है कि आपके मीडिया को भी दुश्वारी होती होगी, सो एवरीबडी इन कम्युनिकेटिंग विथ हिम। जिस मुल्क के गवर्नेंस जो है स्टेक होल्डर्स के हाथ में ना हो, मेरे अपने ख्याल में फिर ये बड़ी वजनदार बहस बनती है। स्टेक होल्डर्स आपने बहुत अच्छा कहा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके ये स्टेक होल्डर्स की जो बात की थी, ये तो फिर एक बहुत ही लंबा सब्जेक्ट इसलिए है कि मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर रोशनी डालें कि हम स्टेक होल्डर्स किनको कह रहे हैं और किनको नहीं कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार जनाब इंजीनियर। जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी स्टेक होल्डर्स, मतलब हम स्टेक होल्डर्स किसे उनको कहते हैं जो डुअल पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो यहाँ आते हैं, मिनिस्ट्रीज लेते हैं या गवर्नमेंट में शामिल होते हैं, या जो भी लूटमार होती है या नहीं भी होती है। एक हक होता है अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन जब रिजीम बदलती है, उनके पास फॉरेन पासपोर्ट्स होते हैं, वो अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं। फिर बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट्स ही बाहर हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं कि जो सिर्फ आते ही यहाँ इक़्तिदार के मजे लूटने के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। मतलब हुआ थी भाई बात दरअसल ये है कि जुडिशरी के लिए जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, शायद हमारा फ्यूचर जो है वो उनको तारीख में जगह देगा। अगर इलेक्ट्रल प्रोसेस को वो ठीक करने में जो है कुछ वक्त लगाते। थोड़ी देर के लिए पहले आपने जब मुझसे सवाल पूछा था, तो देखिए दो हाशियों के बीच में क्या है, आपकी एक जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो 50 से भी नीचे। फिर 50 से कहां, आपकी तो मेरे ख्याल 40 अंडर 40 चल रही है। मतलब 60% एक साइलेंट मेजॉरिटी है आपकी, क्वार्टर ऑफ वोट देने नहीं जाती है जबार साहब, लिटिल ओवर क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, ठीक है ना। अब उसमें आप देखें कि आपका जो इलेक्ट्रल प्रोसेस एक जाली वोट निकाल दी, साइजेबल जाली वोट निकालने, फेक, जिसकी अभी डिस्कशन चल रही है, जिसकी वजह से देखें ये जो अमेंडमेंट और 20th अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं। उसके बाद एक वोट अंडर द सीज एंड हॉस्टेज ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। आई कम फ्रॉम द रूरल सोसाइटी, वहां पे वोटर जो है वो बेचारा अंडर द सीज एंड इन्फ्लुएंस है, गुलामाना जहनियत रखते हुए उसको जो है एक गुलामाना तौर पे वो किरदार जो शायद उसका नापसंदीदा किरदार ही होगा, मगर उसको अदा करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए हम वापस ले आए 63C। मुझे बताएं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। आर्टिकल 63C, यानी लोग ड्यूअल नेशनैलिटी रखते हुए कसम खाते हैं कि हम कनाडा के वफादार रहेंगे, कसम खाते हैं कि हम इसकी पासदारी करेंगे, कसम खाते हैं कि हम ये करेंगे, कसम खाते हैं। मुझे बताएं कि ये चीज देखिए ना, कितने मर्तबा सरफेस हो चुकी है। आइन में है आर्टिकल 63C, 63 क्लॉज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शूरा। 63C कहता है कि either disqualification of the member of parliament, either he ceases to be a citizen of Pakistan or he acquires the citizenship of a foreign state। क्लियरली लिखा हुआ है इसमें, तो मेरे ख्याल है 5 साल का बच्चा भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें इसीलिए मैं तो इसमें मजीद कानून साजी की कहां जरूरत रहेगी? इसमें तो इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं आएगा। आप और मैं इस प्रोग्राम को इस तरह समझें कि दूर से बैठे हुए हम कोई एक सदा बुलंद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ये बड़ी प्रायोरिटी है, इलेक्ट्रल को ठीक करने की बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वरना इल्जाम आता है वोटर्स के ऊपर कि वो उन लोगों को वोट क्यों देते हैं जिनकी परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनकी जो है एक जुडिशरी को काम करने देने के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तजाद और आपस में टकराव नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं कि और सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और नॉन मेरिट पे चलते हैं।
इस सब चीजों को फैसिलिटेट करने में वोटर जो है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी इल्जाम आता है। मगर मैं फिर इसको थोड़ा सा एक एनालिटिकल वे में देखता हूं कि ये एक छोटी सी तादाद जो वोट्स को देती है, इस प्रोसेस को हमें शफाफ भी बनाना है, स्ट्रांग भी बनाना है, इलेक्शन कमीशन, और हमें उन लोगों को असेंबलियों में नहीं जाने देना चाहिए जो कसम खाते हैं किसी और मुल्क के आइन के साथ वफादारी की, उसके बाद हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम वापस जाएं। और एक और चीज, इसमें एक और बात भी देखिए, एक और चीज, जी जी, हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट बेस्ड, हम क्यों फाइनेंस मिनिस्टर्स, इंपोर्ट बेस्ड प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, इंपोर्ट बेस्ड जो है हम कलीदी ओहदों पे लोगों को लाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूंगा कि ये स्टेक होल्डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जिस वक्त उनकी मुराद में कोई कमी आए या उनको किसी वजह से उनकी सीवी इंप्रूव हो चुकी हो, इस हद तक वो किसी और जगह पे चले जाएं, तो वो चले जाते हैं, उनकी ना अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ स्टेक होल्डर का मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल के साथ मुंसलिक कोई आदमी सिंसियर इस इलेक्ट्रल प्रोसेस के रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट के हवाले से उसमें इतनी ताकत है कि वो इस प्रोसेस का एक हिस्सा बने, और वो आकर किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आकर बैठे, वो है स्टेक होल्डर। ये लोग नहीं है लेकिन जिसको आप अब देखा, आप इनको सेनेटर बना देते हैं जिस वक्त। ये बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये तो पूरा निजाम ही अजीबोगरीब हो गया। ये बता दीजिए कि इलेक्टोरल जो हमारा है, मतलब जो टोटल वोट कास्टिंग होती है पिछले इलेक्शंस में, कितने परसेंट होती है? हाउ मेनी पीपल टर्न अप, यानी कितने परसेंट? 34, 35? बिल्कुल मैक्सिमम अंडर 40 होती है। अंडर 40 है, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो 60% साइलेंट मेजॉरिटी है, ये वोट देने नहीं जा रही है, नहीं जा रही ना, तो हम 35, 34 या 40% को ही हम अक्सरियत समझ रहे हैं। क्यों? हम यानी इसकी रिफॉर्म्स के, जैसे हॉल में तो आपके ऊपर आपका आईनी फर्ज है वोट देना, यानी कानूनी फर्ज है, आईनी भी नहीं, कानूनी फर्ज है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं जाते, 60% नहीं जा रहे हैं, साइलेंट मेजॉरिटी जा ही नहीं रही है वोट देने के लिए। देखिए, तो हम इस वक्त लोगों को कैसे ही कर सकते हैं कि आप जमहूरी अमल जो है अक्सरियत के ऊपर, अक्सरियत तो नहीं, एक मिनिमम माइनॉरिटी है जिसमें से अक्सरियत आपने तलाश कर ली है। देखें, हमारे पास जो दो किस्म के एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं, एक एक्सपीरियंस वो है कि एक रिकरिंग इंटरवेंशनिस्ट, उनको एक मौका मिला, काश कि वो हिस्ट्री में अपना नाम कुछ अच्छाइयों के साथ लिखवा देती। थोड़ी देर के लिए हमने जहाँ से बात शुरू की, इलेक्ट्रल प्रोसेस, ड्यूअल नेशनलिटी, इम्पोर्टेड पीपल, वो आदमी जो स्टेक होल्डर नहीं है वो इस सारे सिस्टम का एक हिस्सा है, इस सब को ठीक करने के लिए आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हम अगर एजुकेशन की बात करें तो सिंध में आज भी आप जाएं